नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका विशेष में। और आज विशेष में एक खास विषय के साथ आपके सामने हूं जो आजकल हर तरफ चर्चा का विषय बना हुआ है। जजों की नियुक्ति के मामले की परछाई अब पूरे सिस्टम पर पड़ती दिख रही है। न्यायपालिका और सरकार के बीच अनबन अब सिर्फ सुर्खियां बनकर खत्म नहीं हो रही, ये मुसीबतें भी पैदा कर सकती हैं। सरकार अब संसद में न्यायपालिका के खिलाफ अपने सख्त विचारों को आवाज दे रही है और न्यायपालिका अदालती कार्रवाई के दौरान कोर्ट रूम में सरकार को तल्ख जवाब देती दिख रही है। दरअसल ये विवाद अरसों से चला आ रहा है। आजादी के बाद करीब 4 दशकों तक जजों की नियुक्ति करना सरकार के लिए आसान रहा था। उस समय इसमें कार्यपालिका की ही चलती थी। इस दौरान कई निष्पक्ष जजों की भी नियुक्ति हुई और कई बार सरकार पर इस सवाल भी उठे कि वे जजों की नियुक्ति करने में मनमानी कर रहे हैं। योग्य जजों को नजरअंदाज करके अयोग्य लोगों को कोर्ट में बिठाया जा रहा है। आपातकाल के समय इस तरह के कई गंभीर सवाल उठते रहे। पुरानी व्यवस्था में सरकार और जजों की राय के बीच मतभेद होने पर सरकार की राय को प्राथमिकता दी जाती थी, क्योंकि कंसल्टेशन शब्द का ये अर्थ माना जाता था कि इसका मतलब सिर्फ परामर्श है। इसीलिए जरूरी नहीं है कि राष्ट्रपति को जजों की राय माननी ही पड़े। बाद में कई फैसले आए और कॉलेजियम सिस्टम बना और जजों की नियुक्ति की शक्ति सरकार के हाथों से निकलकर न्यायपालिका के पास आ गई। यहीं से क्लेश शुरू हुआ। 2014 में एनडीए की सरकार ने कॉलेजियम सिस्टम को खत्म करके नियुक्ति प्रक्रिया में सरकार, विपक्ष और जानकारों को शामिल करके अयोग्य बनाने की व्यवस्था लाने की कोशिश की थी। इसके लिए संविधान संशोधन भी किया गया और नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन कानून 2014 भी पारित किया गया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस कानून को असंवैधानिक बताते हुए खारिज कर दिया। फिर जजों की नियुक्ति पर सरकार रोड़े अटकाने लगी। हालात यहां तक आए कि जब तत्कालीन सीजेआई जस्टिस टीएस ठाकुर को प्रधानमंत्री मोदी के सामने व्यवस्था सुधारने के लिए बोले तो उनका गला भर गया और आंसू निकल आए। नियुक्तियां न्यायपालिका के पास रहने के बावजूद सरकार की पकड़ नियुक्ति प्रक्रिया पर हमेशा रही। वो सिफारिशें रोक सकती है। हालांकि इसके लिए मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर या एमओपी तैयार किया गया है, लेकिन उसकी अनदेखी होती रही है। आज सरकार संविधान में निहित शक्ति बंटवारे की दुहाई देकर लक्ष्मण रेखा न लांघने की चेतावनी देती है, तो न्यायपालिका अपने दायरों को संवैधानिक तरीकों से बचाव में लगा दिखता है। जंग संसद से कोर्टरूम तक चलती दिख रही है, लेकिन इस जंग में अगर कुछ हताहत होता है तो वो है संवैधानिक संस्थाओं की गरिमा। आज के विशेष में हम न्यायपालिका बनाम सरकार के टकराव को समझने की कोशिश करेंगे। हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति को लेकर सरकार और न्यायपालिका के बीच टकराव कोई नई बात नहीं, लेकिन पिछले कुछ समय से टकराव गहराता दिख रहा है। खासतौर पर केंद्रीय कानून मंत्री के उस बयान के बाद जिसमें उन्होंने कॉलेजियम सिस्टम को लेकर गंभीर सवाल उठाए हैं। सवाल तो पहले भी उठते रहे हैं, लेकिन इस बार सरकार ने पैंतरा बदला है और पेंडेंसी को मुद्दा बनाकर न्यायपालिका को घेरा है। ये पेंडेंसी ही का मसला है जिसके संदर्भ में न्यायपालिका कई वर्षों से सरकार को जजों के नामों की सिफारिशों पर जल्द फैसला लेने को कहती रही है। अगर इस तनातनी की गूंज संसद में गूंजी तो न्यायपालिका ने कोर्ट रूम में सरकार को खरी खरी सुनाई। जजों की नियुक्ति पर न्यायपालिका और केंद्र सरकार के बीच की तकरार संसद से कोर्ट रूम तक दिख रही है। केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने संसद में इस बात पर जोर दिया कि जजों की नियुक्ति में सरकार की बहुत सीमित भूमिका है। रिजिजू बड़ी संख्या में लंबित मामलों में संसद पर एक सवाल का जवाब दे रहे थे। उन्होंने जजों की नियुक्ति की कॉलेजियम प्रणाली की आलोचना की। उन्होंने कहा कि ये चिंताजनक है कि देश भर में 5 करोड़ से अधिक केस लंबित हैं। मंत्री ने कहा कि इसके पीछे मुख्य कारण जजों की नियुक्ति है। रिजिजू ने कहा कि सरकार ने लंबित केस कम करने के लिए कई कदम उठाए हैं, लेकिन सरकार का रोल जजों की नियुक्ति में बहुत कम है, क्योंकि कॉलेजियम सिस्टम नाम का चुनाव करता है। मुझे भी ये बताते हुए चिंता होती है कि हमारा देश में इस वक्त टोटल पेंडेंसी ऑफ केसेस 5 करोड़ के आंकड़े को छूने वाले हैं। और जब देश में 5 करोड़ के लगभग केसेस पेंडिंग है तो आप समझ सकते हैं कि
इसका प्रभाव आम लोगों में कितना होता होगा। किरेन रिजिजू ने 2014 में लाए गए राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग या NJAC अधिनियम का भी उल्लेख किया, जिसे 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया था। कानून मंत्री ने कहा कि जब तक जजों की नियुक्ति को लेकर हम नई व्यवस्था खड़ी नहीं करेंगे, तब तक ये सवाल खड़ा होता रहेगा। उन्होंने कहा कि ये कहने में उन्हें गुरेज नहीं है कि जो देश की भावना है उस हिसाब से हमारे पास व्यवस्था नहीं है। 2015 में लोकसभा और राज्यसभा ने मिलकर के सर्वसम्मति से नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन को पारित किया था और साथ साथ में 2/3 राज्यों ने भी इसको सहमति दे करके यहाँ पारित हुआ था। ये एक हमारा देश संविधान से चलती है और देश का सॉवरेनिटी लोगों के पास है। लोगों के भावना से देश चलता है और संविधान के मुताबिक चलता है। वहीं CJI चंद्रचूड़ ने कई अवसरों पर कॉलेजियम प्रथा का समर्थन किया था और कहा था कि ये पारदर्शक है और सही तरह से काम कर रहा है। आपने जो एक कॉलेजियम के लिए कहा और लोगों का वर्ड्स भी दिए, उसके ऊपर कुछ कहना चाहेंगे? मैं इतना ही कहूँगा कि मेरे कार्य से हम देश को दर्शाएंगे कि हम देश की सेवा में एकजुट साथ हैं, ना ही केवल शब्दों से। इससे कुछ दिनों पहले सुप्रीम कोर्ट ने जजों की नियुक्ति और कॉलेजियम की भूमिका पर सुनवाई की थी। बेंच ने कहा कि जजों के नाम पर सहमति देने की कोई समय सीमा होनी चाहिए। कोर्ट ने कहा कि नियुक्ति पर सरकार कानून लाना चाहती है तो लाए, लेकिन जब तक कॉलेजियम है उसका अनुसरण हो। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि विधायिकी के पास कानून बनाने का अधिकार है, लेकिन वो कानून कोर्ट के न्यायिक परीक्षण के दायरे में आएगा और कोर्ट उसका न्यायिक परीक्षण कर सकती है। जस्टिस कौल ने अटॉर्नी जनरल से कहा कि वो सरकार को समझाए कि उच्च संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों का कॉलेजियम को लेकर टिप्पणी करना ठीक नहीं है। जाहिर है कि सरकार को खुली चुनौती दी थी, जो मौजूदा कॉलेजियम सिस्टम को हटाकर राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग लाना चाहता है। कानून मंत्री के तमाम दावपेच सरकार के इसी मंशा को जाहिर करते हैं। लंबित केसों का हवाला देकर कहीं न कहीं सरकार न्यायपालिका को ही कटघरे में खड़ा करना चाहती है, जिससे कि कॉलेजियम सिस्टम पर सवाल उठे और NJAC लाने का पक्ष मजबूत हो। ब्यूरो रिपोर्ट, APN न्यूज। केंद्र और न्यायपालिका के बीच तनाव सिर्फ जजों की नियुक्ति को लेकर नहीं है। केंद्र ने कई और मसले उकेरे हैं जिससे न्यायपालिका पर सार्वजनिक तौर पर दबाव बनता दिख रहा है। दिलचस्प बात यह है कि अगर सरकार संसद में बयान देकर मुद्दे उठा रही है तो न्यायपालिका कोर्ट रूम में सरकार को सख्ती से जवाब दे रहा है। केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू के एक बयान ने केंद्र और न्यायपालिका के बीच तलखी फिर बढ़ा दी। कानून मंत्री ने कहा कि अगर सुप्रीम कोर्ट जमानत याचिकाओं या निरर्थक जनहित याचिकाओं पर सुनवाई शुरू करता है तो इससे बहुत अधिक अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। हमें न्यायपालिका से सुनिश्चित करने के लिए कहना होगा कि जमानत के मामलों की सुनवाई वे न करें, क्योंकि इससे दूसरे केस प्रभावित होते हैं। इस टिप्पणी के ठीक बाद एक केस की सुनवाई के दौरान CJI चंद्रचूड़ ने अपने ऑब्जर्वेशन में के जरिए कानून मंत्री को सख्ती से जवाब दिया। CJI ने कहा कि अगर हम व्यक्तिगत स्वतंत्रता के मामलों में कार्रवाई नहीं करते हैं तो या राहत देते हैं तो हम यहाँ क्या कर रहे हैं? ये तो हमारी जिम्मेदारी है। जनता की न्याय की मांग को हम कैसे अनदेखी करें? केंद्र सरकार और न्यायपालिका के बीच वैचारिक मतभेद और तनातनी तो अब जग जाहिर है। इसी कड़ी में केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू के एक बयान ने न्यायपालिका और सरकार के बीच खटास बढ़ा दी है। केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि भारत के सुप्रीम कोर्ट जैसे संवैधानिक न्यायालय को जमानत याचिकाओं या निरर्थक जनहित याचिकाओं पर सुनवाई नहीं करनी चाहिए। रिजिजू ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट को केवल उन्हीं मामलों की सुनवाई करनी चाहिए जो संवैधानिक न्यायालय द्वारा उठाए जाने के लिए प्रासंगिक और उपयुक्त हों। किरेन रिजिजू ने सुप्रीम कोर्ट में लंबित पड़े हजारों मामलों का जिक्र करते हुए ये बयान दिया। Now most of the pending cases are in the lower courts. Supreme Court has close to 70,000 cases. That too also I have made certain remarks in a very, very good gesture to Honorable Supreme Court that you take up those cases which are relevant and which are appropriate for Supreme Court to take up. If Supreme Court of India starts hearing bail applications, if Supreme Court of India starts hearing all frivolous PILs, definitely it will cause lots of extra burden on the Honorable Court itself.
संसद में रिजिजू ने अदालतों के केस निपटारे के संबंध में सदन के सदस्यों द्वारा उठाए गए कुछ सवालों का जवाब देते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट के समक्ष लगभग 70,000 मामले लंबित हैं। रिजिजू ने कहा कि हमें न्यायपालिका से भी ये सुनिश्चित करने के लिए कहना होगा कि योग्य लोगों को न्याय मिले और अनावश्यक बोझ पैदा करने वालों का ध्यान रखा जाए ताकि वे गड़बड़ी पैदा ना करें। When we talk about cases pending which is touching 5 crore, definitely people ask the question to law minister, and in the parliament many questions come that why so many cases are pending. Now if you see more than 4 crore and 25 lakhs cases are pending in the lower court, where government of India has a stake. We give money support to create better infrastructure, but we have to also ask the judiciary that please ensure that the deserving people are given justice and those unnecessary burdens are also taken care of, that they don't cause disturbances while the court is functioning or court is discharging its duties. उधर कानून मंत्री किरण रिजिजू की टिप्पणियों पर प्रधान न्यायाधीश जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के लिए कोई मामला बहुत छोटा नहीं है। CJI के कमेंट एक सुनवाई के दौरान आए मगर उसे बड़े परिप्रेक्ष्य में देखा गया है। खास तौर पर रिजिजू की टिप्पणियों के संदर्भ में CJI के ऑब्जर्वेशन को जोड़कर देखा जा रहा है। CJI चंद्रचूड़ ने कहा, अगर हम व्यक्तिगत स्वतंत्रता के मामलों में कार्रवाई नहीं करते हैं और राहत देते हैं तो हम यहाँ क्या कर रहे हैं? अगर सुप्रीम कोर्ट को इस मामले में हस्तक्षेप नहीं करना है तो हम यहाँ किस लिए हैं? तब तो हम संविधान के अनुच्छेद 136 का उल्लंघन कर रहे हैं। CJI यही नहीं रुके, उन्होंने हर मामले की महत्ता पर जोर दिया और उसे नागरिकों के हक, निजी स्वतंत्रता और न्याय की पहुंच से जोड़ा। CJI ने कहा, जब आप यहाँ बैठते हैं तो सुप्रीम कोर्ट के लिए कोई भी मामला छोटा नहीं होता और कोई मामला बहुत बड़ा नहीं होता, क्योंकि हम यहाँ अंतरात्मा की पुकार और नागरिकों की स्वतंत्रता की पुकार का जवाब देने के लिए हैं। यही यहाँ कारण है। ये बंद मामला नहीं है। जब आप यहाँ बैठते हैं और आधी रात को रोशनी जलाते हैं तो आपको एहसास होता है कि हर रोज कोई ना कोई मामला ऐसा ही होता है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार अहस्तांतरणीय अधिकार है। ऐसी शिकायतों पर ध्यान देने के लिए सुप्रीम कोर्ट अपना कर्तव्य निभाता है, ना अधिक और ना ही कम। गौर करने की बात है कि भले ही सुप्रीम कोर्ट एक संवैधानिक अदालत है जहां पर संवैधानिक मसलों की सुनवाई को महत्व दिया जाता है, लेकिन अदालत एपिलेट ज्यूरिडिक्शन भी है जिसमें गैर संवैधानिक मसले सुने जाते हैं। आज जमानत याचिकाएं इसलिए भी अहम हो गई हैं क्योंकि इसमें निजी आजादी का मामला जुड़ा है और तमाम हाई कोर्ट और निचली अदालतों में अगर सुनवाई देर से हो रही हो या फिर अदालती फैसले से पीड़ित की संतुष्टि नहीं हुई तो वो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकता है। ये अनुच्छेद 32 के तहत संवैधानिक तौर पर भी जरूरी है। इन हालातों में कानून मंत्री का ये बयान अपने आप में संवैधानिकता के मसले पर कमजोर दिखा। ब्यूरो रिपोर्ट। राष्ट्रीय न्यायिक आयोग या NJAC सरकार की दुखती रग है और इस मसले को अगर कानून मंत्री ने उकेरा है तो उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ भी पीछे नहीं रहे। संसद में अपने पहले ही भाषण में उन्होंने न्यायपालिका को निशाने पर लिया। सरकार के तेवर और मंशा इसी से साफ हो जाती है कि न्यायपालिका भी इस बात को अच्छी तरह से जानती है कि NJAC पर मुंह की खाने के बाद सरकार अब हर बात को आयोग से जोड़ना चाहती है, चाहे वो कॉलेजियम हो या फिर जजों की नियुक्ति। शक्ति के बंटवारे के इस खींचतान में संवैधानिक संस्थाओं की गरिमा धूमिल होती तो नजर आ ही रही है। देश का उपराष्ट्रपति बनने के बाद जब जगदीप धनखड़ पहली बार संसद पहुंचे और सदन को संबोधित किया तो उन्होंने न्यायपालिका पर निशाना साधा था। उन्होंने राष्ट्रीय न्यायिक आयोग कानून का जिक्र किया और कहा कि राष्ट्रीय न्यायिक आयोग बिल के लिए 99वां संवैधानिक संशोधन विधेयक संसद के दोनों सदनों से पारित किया गया था, लेकिन इस बिल को 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया था। न्यायपालिका को आड़े हाथों लेते हुए धनखड़ ने लक्ष्मण रेखा याद दिलाई और ये उस जनादेश का अपमान है जिसके संरक्षक राज्यसभा और लोकसभा है। I urge the members of the House to proactively catalyze evolution of wholesome, cordial ecosystem, ending this aberration. It is institutional, seamless, correct, marked with mutual trust and respect that generates ecosystem best suited for serving the nation.
This House needs to catalyze this wholesome environment to promote synergic functioning of constitutional institutions, emphasizing need to respect Lakshman Rekha. The Parliament, in a much-needed historic step, passed the 99th Constitutional Amendment Bill, paving way for the National Judicial Commission. There was unprecedented support. The Lok Sabha unanimously voted in its favor, with there being no abstention. This House too passed it unanimously with one abstention. Rarely in parliamentary democracy there has been such massive support to a constitutional legislation. ये पहली बार नहीं है जब लक्ष्मण रेखा की याद सरकार ने न्यायपालिका को दिलाई है। सबसे पहले लक्ष्मण रेखा का जिक्र कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने किया था और न्यायपालिका को इसे ना लांघने की नसीहत दी थी। We also informed the Honorable Court about the intention of the Honorable Prime Minister. Beyond that, if anything else have happened, I don't know. But one thing I must say is that we respect the court, we respect the independence of the court. But there are things which is called Lakshman Rekha. All the organs of the state must respect each other and also to practice our respect in letter and spirit. Whatever we say, whatever we do, we have to ensure that we respect the provisions of the Constitution of India as well as all the existing laws. अगर सरकार न्यायपालिका पर हमलावर है तो न्यायपालिका ने भी केंद्र सरकार को सख्त जवाब दिया है। पिछले दिनों कॉलेजियम मसले पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस कौल ने कहा था कि सरकार क्या इसलिए नियुक्ति के लिए जजों के नामों पर सहमति नहीं जता रही है क्योंकि वर्षों पहले न्यायपालिका ने NJAC कानून को खारिज किया था। सरकार की दलीलें हैं कि संविधान में जो शक्ति और दायरों का बंटवारा है उसका न्यायपालिका बार बार अतिक्रमण कर रहा है। सरकार की दलील है कि अगर संसद में कानून पारित होता है तो उसे न्यायपालिका रद्द कर देता है। ये जनादेश का अपमान है। न्यायपालिका ने कई मसलों में आगे बढ़कर सरकार की नीतिगत फैसलों को चुनौती भी दी है। इस पर भी केंद्र की नाराजगी है। न्यायपालिका का कहना है कि अगर सरकारें जनता के हित का ख्याल नहीं रखेंगी तो न्यायपालिका को न्याय के लिए पहल करनी पड़ेगी। ये न्यायिक सक्रियता सरकार को नागवार गुजर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, APN न्यूज। पूरे विवाद में कॉलेजियम सिस्टम का नाम बार बार आता है। आखिर ये कॉलेजियम क्या होता है और कैसे काम करता है, ये अब हम समझेंगे। कॉलेजियम चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट के 4 वरिष्ठतम जजों का एक समूह है। ये 5 जज मिलकर तय करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में कौन जज होगा। हाई कोर्ट में जजों की नियुक्ति भी कॉलेजियम की सलाह से ही होती है। कॉलेजियम बहुत पुराना सिस्टम नहीं है और अस्तित्व में आने के लिए सुप्रीम कोर्ट के 3 फैसले जिम्मेदार हैं जिन्हें जजेस केस के नाम से जाना जाता है। वहीं कॉलेजियम जिस तरह से गोपनीयता से काम करती है उस पर भी हालांकि सवाल उठते रहे हैं, लेकिन कुल मिलाकर देखा जाए तो ये व्यवस्था एक तरह से फुल प्रूफ व्यवस्था मानी गई। नियुक्ति और ट्रांसफर के मानदंड अभी तक हालांकि साफ नहीं। इस पर APN ने 2 पूर्व प्रधान न्यायाधीशों से बात की और उनकी राय जानी। कैसे अदालती फैसलों से कॉलेजियम बना और गोपनीयता क्यों बनाई जाती है, हम आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन बनाम यूनियन ऑफ इंडिया के 2016 के फैसले ने कॉलेजियम प्रणाली की खामियों को स्वीकार किया था। अदालत ने गोपनीयता को बरकरार रखते हुए नियुक्ति के कारणों को सार्वजनिक करने की बात कही थी। अदालत के इस फैसले से उत्साहित होकर तत्कालीन CJI दीपक मिश्रा ने 2017 में सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति और पोस्टिंग के विवरण को प्रकाशित करना शुरू किया। नियुक्ति और पोस्टिंग और निर्णय के कारणों को सर्वोच्च न्यायालय की वेबसाइट पर पोस्ट किया जाने लगा। फिर इस प्रथा को बंद कर दिया गया। वेबसाइट केवल सूचनाएं प्रकाशित करने लगा। इस परिवर्तन को अभी भी वेबसाइट पर कॉलेजियम संकल्प कॉलम के तहत नोट किया जा सकता है। यहाँ ये बात गौर करने वाली है कि आखिर क्यों
कॉलेजियम के निर्णयों को गुप्त रखा जाता है। For example, a judge, Chief Justice of a particular High Court is to be taken he was considered to be taken to Supreme Court, and it was ultimately he was not taken. And in the reasons are given, but sometimes the reasons are given. The reasons may reflect upon his character, his capacity, but he is still continuing as a Chief Justice. So these matters are not to be given for public consumption. It affects the reputation of the court, it affects the credibility of the court. So you may take a decision, consider all aspects, keep it in your mind. And the minutes is we consider all aspects, and he being he is suitable hand for to be appointed Supreme Court, we recommend his name. तरीका ये है कि उच्च न्यायालय के कॉलेजियम अपने न्यायाधीशों की नियुक्ति की सिफारिश करते हैं और सर्वोच्च न्यायालय के कॉलेजियम को स्थानांतरित कर देते हैं, जो इसे सरकार को सौंप देता है। सभी मामलों में सरकार उम्मीदवार का इंटेलिजेंस ब्यूरो चेकअप करती है और उसके परिणाम कॉलेजियम को भी दिए जाते हैं। सरकार उम्मीदवारी की सिफारिश या विरोध करती है, लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम जोर देते हैं तो सरकार को आदेश को मंजूरी देनी होगी। सरकार चाहे तो आदेश को लंबित रख सकती है। मौजूदा स्थिति को देखते हुए भी सिस्टम की अस्पष्टता के कारण कॉलेजियम की नेक नियत फैसलों पर सवाल उठाया जाता है। पारदर्शिता और जवाबदेही का निर्माण होना चाहिए। जजों की नियुक्ति के मानदंड साफ होने चाहिए। Every public institution must reflect the composition of society. What the Constitutional Review Commission suggested was a NJAC in which there is a preponderance of the judicial element, and in a lighter vein, I might say, if you call the collegium NJAC, then perhaps semantically solve the problem. But the test ultimately is what is the product, what kind of good people you have been able to select and make them judges who will control the destiny, future destiny of the judiciary of this country, which in times to come will have to cope with enormous kind of technical and technological issues affecting society. न्यायपालिका सरकार की बातचीत को सुचारू करने के लिए तीसरे जज केस के बाद एक मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर MOP तैयार किया गया था। MOP पहली बार 1999 में तैयार किया गया था। NJAC पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद 2016 में इसे फिर से तैयार किया गया था। यह ध्यान रखना दिलचस्प है कि MOP में न्यायाधीशों की नियुक्ति की समय सीमा का ठीक उल्लेख किया गया है। इसे कहते हैं इंटेलिजेंस ब्यूरो को अपनी रिपोर्ट 4 से 6 सप्ताह के भीतर सरकार को सौंपनी चाहिए। केंद्र सरकार 8 से 12 सप्ताह के भीतर सुप्रीम कोर्ट को सिफारिशें भेज देगी। अगर सरकार को किसी नाम पर आपत्ति है तो वह सिफारिशों को कॉलेजियम को वापस भेज सकती है। अगर कॉलेजियम प्रस्ताव को दोहराता है तो नियुक्ति 3 से 4 सप्ताह के भीतर की जानी चाहिए। जाहिर है कि कायदे नियम मौजूद हैं, लेकिन क्योंकि इन पर कानून की मुहर नहीं लगी है, इसलिए इसका पालन नहीं हो पा रहा। ऐसे में जरूरत है मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर की, कानून में बदलने की, जिससे कि नियुक्तियां वक्त पर बिना रुकावट के हों। ब्यूरो रिपोर्ट। कॉलेजियम पर जो कलेश चल रहा है उसकी जड़ें कई दशक पहले तक जाती है। आजादी के बाद कई दशकों तक सब कुछ सही चला। जजों की नियुक्ति की शक्ति सरकार के पास थी।
आपातकाल के दौरान जजों की नियुक्ति करने में मनमानी पर सवाल उठे। फिर कई केस दायर किए गए जिसमें जजों की नियुक्ति की प्रक्रिया को चुनौती दी गई। साल 1981 में सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई जिसे फर्स्ट जजेस केस कहा जाता है। इसमें कहा गया कि परामर्श शब्द का अर्थ सहमति निकाला जाना चाहिए, यानी कि राष्ट्रपति जजों के साथ सिर्फ सलाह मशवरा ही नहीं कर सकते बल्कि उन्हें जजों की राय माननी ही पड़ेगी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की 7 जजों की पीठ ने इस मांग को खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच मतभेद और असहमति की स्थिति में कार्यपालिका यानी राष्ट्रपति राय मानी जाएगी, यानी सरकार की भूमिका जज नियुक्ति में होगी। इससे सरकार को जरूर राहत मिल गई, लेकिन ज्यादा दिनों तक नहीं चल पाया। इसके सिर्फ 6 साल बाद ही 1987 में याचिका दायर कर फैसले को चुनौती दी गई। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया, इसी से कॉलेजियम का जन्म हुआ। 6 अक्टूबर 1993 को सुप्रीम कोर्ट के 9 जजों की पीठ ने पिछले फैसले को पलट दिया और कहा कि जजों की नियुक्ति वाले संविधान के अनुच्छेद 124(2) में लिखा शब्द कंसल्टेशन का मतलब कॉन्करेंस, यानी कि इस पूरी प्रक्रिया में जजों की राय सिर्फ परामर्श ही नहीं बल्कि वाकई में सहमति है। इसे सेकंड जजेस केस कहा जाता है। इस फैसले के तहत सुप्रीम कोर्ट ने कॉलेजियम बनाया जिसमें सीजेआई के अलावा सुप्रीम कोर्ट के 2 सबसे वरिष्ठ जजों को सदस्य बनाया गया था। फिर साल 1998 में थर्ड जजेस केस पर सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले के जरिए इस सिस्टम में बदलाव किया और कॉलेजियम में सीजेआई के अलावा 4 वरिष्ठतम जजों को सदस्य बनाया गया। कुछ इस तरह से कॉलेजियम का जन्म हुआ और जजों की नियुक्ति की लगाम न्यायपालिका के हाथों में आई। इस जद्दोजहद में जो सरकार के साथ मनमुटाव हुआ वो आज तक चला आ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट। जजों की नियुक्ति पर आज के दौर में जो सरकार और न्यायपालिका के बीच कशमकश चल रही है उसकी जड़ें कई दशक पहले तक जाती हैं। 2014 में जब एनडीए की सरकार बनी तो नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन बनाने के लिए कानून बनाया गया। इससे जजों की नियुक्ति सरकार के हाथों में आ गई, लेकिन न्यायपालिका ने इस कानून को संविधान की कसौटी पर परखा और इसे संविधान के मूल ढांचे के खिलाफ पाया और इसे रद्द कर दिया। बस यहीं से खटास पैदा हो गई जो आज तक बनी हुई है। सरकार जजों की नियुक्ति पर अपना कब्जा चाहती है और न्यायपालिका अपना हक नहीं छोड़ना चाहती, जो कि उचित भी है। सरकार और न्यायपालिका के बीच तनातनी की शुरुआत साल 2014 से हुई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जब देश में एनडीए सरकार बनी तो केंद्र सरकार साल 2014 में ही संविधान में 99वां संशोधन करके नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन या NJAC अधिनियम लेकर आई। इसमें सरकार ने कहा कि चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में जजों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम की जगह अब NJAC प्रावधानों के तहत काम हो। इस कमीशन में 6 लोगों को सदस्य बनाने का प्रावधान किया गया है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, केंद्रीय कानून मंत्री, सुप्रीम कोर्ट के 2 वरिष्ठतम जस्टिस, 2 विशेषज्ञ। 2 विशेषज्ञों का चयन प्रधानमंत्री, विपक्ष के नेता और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के 3 सदस्य पैनल को करना था। ये प्रावधान भी किया गया कि 2 विशेषज्ञ सदस्य हर 3 साल पर बदलते रहेंगे। 2014 में संविधान में संशोधन करके केंद्र सरकार ने कुछ और अहम बदलाव किए। बड़ा बदलाव ये था कि संसद को ये अधिकार दिया गया कि वो भविष्य में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति से जुड़े नियम बना सकता है या उसमें फेरबदल कर सकता है। अक्टूबर 2015 को सुप्रीम कोर्ट ने इस नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन अधिनियम को संविधान के आधारभूत ढांचे से छेड़छाड़ बताते हुए रद्द कर दिया। कोर्ट ने कहा था कि जजों की नियुक्ति की प्रक्रिया में संविधान में न्यायपालिका और चीफ जस्टिस की राय को तरजीह देने की बात कही गई है और सरकार का इस तरह का दखल संविधान की मूल भावना के खिलाफ है। संविधान का अनुच्छेद 217 कहता है कि राष्ट्रपति हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति के लिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया
राज्य के राज्यपाल और हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से विचार विमर्श करके निर्णय करेंगे। कोर्ट ने संविधान में लिखे शब्द कंसल्टेशन की व्याख्या सहमति के रूप में की, यानी विचार विमर्श को सीजेआई की सहमति माना गया। संविधान में सरकार और न्यायपालिका के बीच शक्तियों का बंटवारा स्पष्ट तौर पर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट का काम है कि संविधान और लोगों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करे और इसके लिए वो विधायिका के उन फैसलों की समीक्षा भी कर सकता है जो उसके अनुसार संविधान की मूल भावना के अनुकूल न हो। ये सवाल भी उठता है कि जब सरकारें ही जज नियुक्त करेंगी तो सरकार को चुनौती देने वाली जनहित के मुकदमों में किस हद तक न्याय की उम्मीद की जा सकती है, क्योंकि सरकार का चुना हुआ व्यक्ति सरकार के फैसले को गलत ठहराए, इसकी कितनी उम्मीद की जा सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन न्यूज। अब हम आपको दिखाते हैं कि किस तरह से न्यायपालिका और कार्यपालिका जजों की नियुक्ति के अलावा भी किन मुद्दों पर आमने सामने हैं। देश के प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने 17 दिसंबर से 2 जनवरी तक न्यायालयों में अवकाश का ऐलान किया और अपने आदेश में प्रधान न्यायाधीश ने साफ कहा कि इस दौरान कोई भी बेंच उपलब्ध नहीं होगी। यदि बहुत जरूरी होता है तो स्पेशल बेंच बनाई जा सकेगी। सीजेआई के इस आदेश को न्याय मंत्री किरण रिजिजू के संसद में दिए बयान से जोड़कर देखा जा रहा है। किरण रिजिजू ने ऊपरी अदालतों में लंबित मामलों का हवाला देते हुए अदालतों से छुट्टियां कम करने और काम का समय बढ़ाने का आग्रह किया था। केंद्र सरकार और न्यायपालिका के टकराव को देखते हुए छुट्टियों का मामला अब अहम हो गया है। वहीं संसद के बैठकों में लगातार आ रही कमी के साथ संसदीय प्रक्रिया में गिरावट को लेकर भी सवाल उठने शुरू हो गए हैं। पर उपदेश कुशल बहु तेरे। केंद्र सरकार इन दिनों अदालत को न्याय करना सिखाने में जुट गई है। न्यायपालिका को कानून मंत्री ने बताया कि ऊपरी अदालतों को योग्य मामलों की ही सुनवाई कर समय बचाना चाहिए और जमानत जैसे मसले पर सुनवाई में समय बर्बाद करना सही नहीं है, जिस पर सीजेआई ने स्पष्ट किया कि आम नागरिक अधिकारों को सुरक्षित करना न्यायपालिका का दायित्व है और कोई भी मामला छोटा नहीं होता। लेकिन किरेन रिजिजू यही नहीं रुके। उन्होंने न्यायालयों को अपनी छुट्टियां कम करने और अधिक समय तक काम करने की नसीहत दे डाली। 4 crore and 25 lakhs cases are pending in the lower court, where Government of India has a stake. We give money, support to create better infrastructure, but we have to also ask the judiciary that please ensure that the deserving people are given justice and those unnecessary burdens are also taken care of, that they don't cause disturbances while the court is functioning or court is discharging its duties. The main duty of the court is they are the arbitrators, they are the people who are going to deliver justice. But I have always very openly stated that judgment or justice can be given from the ground also. It is not that you deliver justice from the courtrooms alone. You can go out to the field. Judges can also go out of the courtroom and deliver justice. भारत के प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने इस बयान के बाद न्यायालयों में अवकाश संबंधी आदेश जारी किया। इस आदेश में कहा गया है कि शीतकालीन अवकाश के दौरान कोई बेंच उपलब्ध नहीं होगी। हालांकि पहले भी ग्रीष्मकालीन अवकाश के दौरान ही न्यायालय की वैकेशन बेंच बैठा करती थी, इसलिए इस आदेश में कुछ भी नया नहीं है। लेकिन सरकार से टकराव के मद्देनजर इसे गंभीरता से लिया जा रहा है। संसद में सरकार अदालतों की छुट्टियों को न्यायपालिका का विशेषाधिकार बताती है, लेकिन मौके बेमौके ज्ञान देने से भी बाज नहीं आती है। कानून राज्य मंत्री का कहना है कि छुट्टियां कम करने या समाप्त करने में केंद्र सरकार की कोई भूमिका नहीं है, लेकिन वो संसद में अदालतों की छुट्टियां गिनाना नहीं भूले। सच्चाई ये है कि सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे हमेशा अर्जेंट मामलों के लिए खुले रहते हैं। कभी भी किसी भी मामले में अर्जेंसी होने पर मामला वैकेशन रजिस्ट्रार के समक्ष मेंशन किया जा सकता है। वैकेशन रजिस्ट्रार मामले की तात्कालिकता को देखते हुए केस की जानकारी सीजेआई को देते हैं
और अगर मामला बहुत अर्जेंट हुआ तो सीजेआई उस केस पर सुनवाई करने के लिए विशेष पीठ गठित करते हैं, जो कि मामले की सुनवाई करती है। दरअसल न्याय मिलने में देरी को लेकर पॉपुलर किस्म के नैरेटिव कई दशकों से चलाए जा रहे हैं। फिल्मों में भी तारीख पर तारीख जैसे संवाद खासे लोकप्रिय हुए। इसी तरह अदालतों की छुट्टियों को लेकर भी भ्रांति फैलाई गई है। राजनीतिक दल जनता के मन में बैठी अदालत के प्रति दुर्भावना का राजनीतिक दोहन करने में कोई कोताही नहीं छोड़ रहे। इसमें कांग्रेस भी पीछे नहीं है। विधि मंत्री साहब के साथ डिस्कशन हुआ कोर्ट्स के संबंध में, और क्योंकि विधि मंत्री जी एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मैं कुछ बोलूंगा, तो फिर मैंने भी सप्लीमेंट्री रखी और मैंने विधि मंत्री जी से कहा कि देखिए, कोर्ट एक सॉवरन फंक्शन करता है। सॉवरन मतलब जैसे पुलिस एक सॉवरन फंक्शन करती है, सरकार एक सॉवरन फंक्शन करती है, वैसे कोर्ट भी एक सॉवरन फंक्शन करता है। और कोर्ट वेकेशन में नहीं जा सकती, कोर्ट को निरंतर होना चाहिए, कंटिन्यूअस होना चाहिए। कोर्ट बंद नहीं होती, खाली हॉलीडेज में बंद होगी, रेस्ट कोर्ट चलती चाहिए। और कोर्ट वेकेशन में नहीं जा सकती। तो मैंने कहा ये कोर्ट का जो वेकेशन का कॉन्सेप्ट है, जो ब्रिटिश काल का है, जब ब्रिटिश जज लोग अपने घर जाते थे, उसके लिए उनको समय चाहिए, 2 महीने का छुट्टी चाहिए होती थी, जैसे स्कूल में होती है, वो कोर्ट के लिए अब उपयुक्त और नहीं है, स्पेशली जब 5 करोड़ केसेस इस देश में पेंडिंग हैं। और मेरा ये सुझाव था, और मैंने कहा ये विधि मंत्री से बोला, प्रधानमंत्री जी भी बैठे थे, कि आप इस चीज को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के साथ टेकअप करिए। मशहूर वकील और कांग्रेस नेता विवेक तन्ख बता रहे हैं कि अदालतों को 300 दिन काम करना चाहिए। सच्चाई ये है कि न्यायाधीश और सरकारी क्लर्क या अफसरों में बुनियादी फर्क होता है। न्यायमूर्ति सिर्फ उतनी ही देर काम नहीं करते जितनी देर वो अपनी अदालत में बैठते हैं। न्याय देना किसी तरह का मैकेनिकल काम नहीं है, ना ही कल्पना या क्रिएटिविटी से जुड़ा काम। कानून की परिधि और विवेचना के साथ विभिन्न मामलों के तमाम पहलुओं पर लगातार चिंतन मनन कर ही आम जन को न्याय सुनिश्चित किया जा सकता है। पूर्व प्रधान न्यायाधीश NV रमना ने इस बात को लेकर चिंता जताई थी। Only flourishing and vibrant democracy can lead our country on path of peace, progress and global leadership. As a strong judiciary is the ultimate guarantee for the rule of law and democracy. Hence, our collective endeavor should be to strengthen the judiciary, which in turn further strengthen our democracy. On a personal note, the opportunity to serve as a judge came with tremendous challenges, but I have never regretted a single day. It is definitely not a service, but a calling. यही नहीं, बीजेपी के प्रवक्ता और सुप्रीम कोर्ट के वकील अश्वनी उपाध्याय ने इन छुट्टियों को लेकर एक मुकदमा दायर किया था। अपनी याचिका में उपाध्याय ने कहा कि उच्च अदालतों को साल के 225 दिन चलना चाहिए और प्रतिदिन न्यूनतम काम के घंटे 6 होने चाहिए। इसके साथ ही कोर्ट को कानून मंत्रालय को ये नियम बनाने के लिए आदेश देना चाहिए। लेकिन सरकार और राजनीतिक दलों के न्यायपालिका पर हमले के बाद संसदीय लोकतांत्रिक परंपराओं को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है कि आजादी के बाद से लगातार संसद की बैठकों की तादाद कम होती जा रही है। राज्यसभा के पूर्व सभापति और उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी ने कहा था कि पहले साल में 110 दिन तक संसद की बैठकें हुआ करती थी, जो घटकर 70 दिन पर आ गई हैं। यही नहीं, शिरोमणि अकाली दल के सांसद नरेश गुजराल ने राज्यसभा में एक निजी विधेयक भी रखा था, जिसमें साल भर में संसद की कम से कम 100 बैठकें अनिवार्य करने की मांग की गई थी। अगर दशकवार भी देख लिया जाए तो 1952 में भारतीय संसद की स्थापना के साथ प्रत्येक सत्र में कम से कम 110 से 120 दिन बैठकें हुआ करती थी। वहीं 2004 और 2008 में तो ये बैठकें घटकर 50 के नीचे पहुंच गई। 2020 में कोविड के कारण तो ये घटकर 33 तक आ गई हैं। 23 बजट सत्र में तो 10 बैठकें मॉनसून सत्र में हुई। यही हाल विधानसभाओं का भी है। अगर सिर्फ उत्तर प्रदेश विधानसभा को ही लें तो 1951 में जहां साल में 83 बैठकें हुआ करती थी,
अगर 2011 में से 17 के बीच के आंकड़े देखें तो वो बैठकें अब घटकर साल में औसतन 24 तक आ गई हैं। हालांकि विधानसभाओं की बैठकें बुलाने का अधिकार राज्यपाल के पास होता है। वो कैबिनेट की सिफारिश पर सत्र आहूत करता है। अगर इसी शीतकालीन सत्र की बात की जाए तो 17 दिन के इस सत्र में कुल 25 विधेयक पेश किए जाने तय हैं। लेकिन अगर बाकी कार्यवाही का समय हटा दें तो इन पर चर्चा के लिए समय उपलब्ध है, महज 56 घंटे। वहीं अगर गुणवत्ता की बात की जाए तो ये निर्विवाद सत्य है कि 50 से लेकर 70 और 80 के दशक तक संसद की बहस और संसदीय कार्यवाही का स्तर कब का गिर चुका है। अब तो हालात ये हैं कि सरकार के साथ विपक्ष भी ये चाहता है कि विधेयक पेश हो और सरकार बहस से इनकार कर दे और ध्वनिमत से बिल पारित हो जाए और बला टले, क्योंकि संसद में विपक्ष की आवाज नक्कार खाने में तूती की आवाज की तरह हो गई है। सरकार बहस कराने को तैयार नहीं है। देश के संसाधनों के दोहन और लूट के लिए एक नकाब बनकर रह गया है संसदीय लोकतंत्र। लेकिन अब इस लोकतंत्र को 4 पायों की जरूरत नहीं। लोकतंत्र का आखिरी खंबा है न्यायपालिका, जिसे अफवाह तंत्र के जरिए कमजोर करने और भगवाकरण की साजिश जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। न्यायालयों को दूसरे शासकीय विभागों के समकक्ष रखकर देखना कतई उचित नहीं है। दूसरे प्रशासनिक या रचनात्मक कामों के मुकाबले न्यायिक प्रक्रिया में काफी अंतर है। अदालतें जनता के विश्वास से ही चलती हैं। ऐसे में इस विश्वास की रक्षा और पीड़ित के अधिकारों की सुरक्षा अदालत का परम धर्म है। ऐसे में न्यायालयों की छुट्टी को मुद्दा बनाना और भी अनुचित लगता है। वहीं संसदीय कार्य की भी अलग महत्ता है। वहां भी बैठकों के दिन लगातार घटते जा रहे हैं और संसदीय प्रक्रियाएं औपचारिकता मात्र बनकर रह गई हैं। बहस का स्तर या तो बहुत गिर चुका है या फिर उनकी जरूरत ही नहीं महसूस की जा रही। ऐसे में राजनीतिक व्यवस्था को भी उसे उपदेश देने के बजाय आत्मचिंतन की जरूरत कहीं ज्यादा है। संसद में उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और सेवा शर्तें संशोधन विधेयक 2021 पारित करते वक्त केंद्र सरकार ने न्यायपालिका के कॉलेजियम को लेकर गंभीर टिप्पणी की। दरअसल न्यायाधीशों के वेतन भत्तों और सुविधाओं को लेकर भी तरह तरह की भ्रांतियां हैं। माना जाता है कि भारत के प्रधान न्यायाधीश का वेतन प्रधानमंत्री के वेतन से ज्यादा होता है। न्यायाधीशों के वेतन भत्ते और सुविधाओं को उनके अवकाश से भी जोड़कर पेश किया जाता है। ऐसे में सांसदों के वेतन भत्ते और दूसरी सुविधाओं पर एक नजर डालना जरूरी है। विधायिका बनाम न्यायपालिका की ये तकरार अहम मुकाम पर पहुंच गई है। हाल ही में कानून मंत्री किरण रिजिजू ने राज्यसभा में साफ कहा है कि जब तक जजों की नियुक्ति का तरीका नहीं बदला जाता तब तक वैकेंसी और अपॉइंटमेंट को लेकर सवाल उठते रहेंगे। जब देश में 5 करोड़ के लगभग केसेस पेंडिंग है तो आप समझ सकते हैं कि इसका प्रभाव आम लोगों में कितना होता होगा। ये इसका कई कारण है। जो मूल कारण एक माननीय सदस्य जी ने जो जिक्र किया, अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस, और जो जजेस का संख्या जो स्ट्रेंथ जितना सैंक्शन हुआ उसमें से जो पेंडेंसी है, यानी कि वैकेंसी इस वक्त जो देश भर में है, सरकार के तरफ से पूरी ताकत, पूरी योजना के तहत हम पेंडेंसी को कम करने के लिए कई कदम उठाए हैं। केंद्र सरकार न्यायपालिका पर कॉलेजियम सिस्टम को बदलने का दबाव बना रही है। अप्रत्यक्ष तौर पर न्यायाधीशों के वेतन और भत्तों का भी जिक्र आता है, जिससे आम लोगों के बीच न्यायाधीशों की जीवन शैली और रहन सहन को लेकर छिपा हुआ संदेश जाता है। ये पहला मौका नहीं है जब कॉलेजियम सिस्टम को लेकर केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को निशाने पर लिया है। इससे पहले उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और सेवा शर्तें संशोधन विधेयक 2021 पर बहस के दौरान ही केंद्र सरकार ने कॉलेजियम सिस्टम पर व्यवस्थित तरीके से हमला बोला। कानून मंत्री किरण रिजिजू ने इस मौके पर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को मिलने वाले वेतन की सदन में जानकारी दी। ये कहना चाहता हूं कि इस वक्त वैकेंसी को भरने के लिए सरकार के पास बहुत सीमित अधिकार है। जो कॉलेजियम नाम तय करके यहाँ भेजते हैं, उसके अलावा सरकार के पास कोई अधिकार नहीं है कि जजों का अपॉइंटमेंट के लिए हम नए नाम ढूंढें। हम बार बार चीफ जस्टिस हाई कोर्ट के
और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को हम निजी तौर पर भी कहते हैं और लिखित तौर पर भी हमने कहा है कि जजेस का जो वैकेंसी है उसको भरने के लिए तुरंत नाम भेजा जाए, और नाम भेजते वक्त भी ऐसे जजों का नाम भेजे ताकि वो क्वालिटी हो, और हमारा देश का जो विविधता है उसको देखते हुए सब जाति, सब धर्म, महिलाओं को खास करके इसमें इंक्लूड होना चाहिए। देश के प्रधान न्यायाधीश को 2,80,000 मासिक वेतन मिलता है, जो देश के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के बाद सबसे ज्यादा वेतन माना जाता है। वेतन के अलावा मेहमान नवाजी के लिए 45,000 सत्कार भत्ता भी दिया जाता है। इसके अलावा उन्हें शासकीय आवास, कार, कर्मचारी, सुरक्षा कर्मी और बिजली, फोन खर्च सहित अन्य सुविधाएं भी दी जाती है। वहीं रिटायर होने के बाद सीजीआई को 16,80,000 रूपए सालाना पेंशन मिलती है। सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीशों को सीजीआई के मुकाबले कम वेतन मिलता है। उन्हें 2.5 लाख वेतन और 35,000 सत्कार भत्ता मिलता है। वेतन और सेवा शर्तों पर बहस का जवाब देते हुए किरण रिजिजू देश की अदालतों में लंबित पड़े 5 करोड़ मामलों का जिक्र करना नहीं भूलते। लेकिन यहाँ विधायिका को भी आत्ममंथन करने की जरूरत है। संसद सदस्य वेतन भत्ता और पेंशन अधिनियम 1954 और इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के मुताबिक एक सांसद को 1,40,000 रूपए फिक्स मिलते हैं। इसके ऊपर मिलने वाले भत्तों की बात की जाए तो वेतन और भत्ते मिलाकर एक सांसद को 2,90,000 मासिक वेतन मिलता है, जो देश के प्रधान न्यायाधीश के वेतन के मुकाबले कहीं ज्यादा है। एक आरटीआई से खुलासा हुआ है कि 2014 से 2018 के बीच लोकसभा और राज्यसभा के सांसदों के वेतन भत्तों पर सरकारी खजाने से 19 अरब से ज्यादा रुपए की रकम खर्च हुई है। इस भुगतान का हिसाब लगाने से पता चलता है कि हर लोकसभा सांसद ने प्रत्येक वर्ष औसतन 71.29 लाख रुपए के वेतन भत्ते हासिल किए, जबकि हर राज्यसभा सांसद को इस मद में प्रत्येक साल औसतन 44.33 लाख रुपए का भुगतान किया गया। यही नहीं, पिछले 68 साल में कम से कम 36 बार सांसदों का वेतन भत्ता बढ़ाया गया, यानी औसतन हर दूसरे साल वेतन बढ़ोतरी की गई। 1954 से 2000 के बीच सांसदों की बेसिक सैलरी में 167% का इजाफा हुआ, तो 2000 से 2010 के बीच में 1150% की बढ़ोतरी दर्ज की गई। यही नहीं, दिवंगत वित्त मंत्री अरुण जेटली ने 2018 में लोकसभा में सांसदों के वेतन, निर्वाचन क्षेत्र भत्ता, कार्यालय व्यय और सांसदों को दिए जाने वाले मुलाकात भत्ते के रिवीजन के लिए प्रस्ताव पेश किया था। उन्होंने कहा कि इस कानून के तहत मुद्रास्फीति के अनुरूप प्रत्येक 5 वर्ष में सांसदों के वेतन में स्वतः संशोधन हो जाएगा। माननीय सांसद कितनी जिम्मेदारी से जन प्रतिनिधित्व करते हैं, ये किसी से छिपा नहीं है, लेकिन विमर्श के सहारे न्यायपालिका पर झुकाने की राजनीति को लेकर न्याय जगत में गहरी चिंता हो गई है। इससे पहले न्यायपालिका के इस्तेमाल करने की कोशिशें जरूर हुई और फैसलों पर भी विवाद खड़ा होता रहा, लेकिन अभी तक राजनीति इस निचले स्तर तक नहीं गई थी कि न्याय व्यवस्था के प्रति नागरिकों की आस्था को किसी भी तरीके से चोट पहुंचे। यहाँ ये भूलना नहीं होगा कि न्यायपालिका के प्रति जनता का विश्वास तोड़ने पर न सिर्फ लोकतंत्र बल्कि देश के लिए भी खतरा उत्पन्न हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट। तो कुछ ऐसा ताना बाना है न्यायपालिका और सरकार के बीच के टकराव का। टकराव ऊपरी तौर पर तो जजों की नियुक्ति के लिए है, लेकिन मसला गहरा है। सरकार के तरफ से ये वर्चस्व की लड़ाई है और न्यायपालिका अपनी आज़ादी को बरकरार रखने के लिए जंग लड़ रही है। इस जंग में नतीजा कुछ भी हो, लेकिन एक बात साफ रहनी चाहिए कि आम आदमी का न्याय का हक नहीं मारा जाए। इस बात को मद्देनजर रखते हुए लोकतंत्र के दोनों स्तंभों को अपने हक की लड़ाई लड़नी होगी और देश के संविधान और जनता के लिए कुछ बेहतर करना होगा। इसी उम्मीद में आज बस इतना ही। नमस्कार।